हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ये फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है बेटा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। एग्ज़ाम व्यू के अकॉर्डिंग देखें तो वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड इसे देखते हो तो भी आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है? इसका दूसरा नाम जो है वो कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर, या हम जो लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं, जैसे बोलते हैं ना कंडेंसर। कंडेंसर तो ये भी हमारे पास है, एक ही बात होती है इसकी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा फैन वगैरह के अंदर हम एक सेल बोलते हैं, जैसे ठीक है, सेल बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं। एक वाइट वाइट कलर का, येलो कलर का भी होता है ये। ठीक है, तो फैन में, कूलर में, सभी में ये लगा होता है। तो क्या चीज़ होती है वो, कैसे काम करता है, किस तरह से उसके अंदर जो चार्ज स्टोर होता है, हम ये सारी बातें जो है वो इस लेक्चर में करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है? वो किसी भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हम देखें तो वो उसकी एबिलिटी को मेजर करेगा कि उसके अंदर कैसे एबिलिटी है जो चार्ज को स्टोर कर सकती है। ठीक है, इट इज मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या मेजर करता है कि उसकी एबिलिटी कैसी है चार्ज को होल्ड करने की। मान लीजिए हमारे पास कोई इंसुलेटेड कंडक्टर है और उसको हम कोई चार्ज देते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर हो गया, इसको हमने क्या दे दिया, क्यू चार्ज दे दिया। तो क्यू चार्ज दे दिया तो इसने क्या किया, कुछ पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा इसका, ये अपने आप में कोई पोटेंशियल एक्वायर कर लेगा। ठीक है, यदि हम इस चार्ज को और इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, इस चार्ज को यदि हम और इंक्रीज कर देते हैं तो इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, और इनकी प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं तो कांस्टेंट लग जाएगा, सी जो है हमारे पास। सी क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। इसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और ये क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो यहां से कैपेसिटेंस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, क्यू डिवाइड बाई वी के बराबर। ठीक है, तो कैपेसिटेंस किसके इक्वल हो गया, चार्ज डिवाइड बाई पोटेंशियल। ये हमारे पास से कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, इसको हम दूसरे वे में अगर डिफाइन करना चाहें तो ये कह सकते हैं, चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय यूनिट अमाउंट। ठीक है, यानी इसे क्या कह सकते हैं, द चार्ज required to increase the potential of a conductor by unit amount। ठीक है, यूनिट अमाउंट के अंदर कितना चार्ज की हमें जरूरत पड़ेगी उसका पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस कहलाएगा। ठीक है, या ये भी कह सकते हो रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। अब जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तो देखिए पहला जो फैक्टर है वो फैक्टर है कि साइज ऑफ कंडक्टर, कि जो कंडक्टर है वो किस साइज का होगा, साइज ऑफ कंडक्टर। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास फैक्टर है, शेप ऑफ कंडक्टर।
शेप ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर है उसकी शेप कैसी है। तीसरा जो फैक्टर है नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इन इट्स सराउंडिंग। ठीक है, कि उसकी सराउंडिंग के अंदर जो है वो किस नेचर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। चौथा जो हमारे पास है किस मीडियम के अंदर हमने कंडक्टर को रखा हुआ है, मीडियम इन विच कंडक्टर इज प्लेस्ड। ठीक है, किस मीडियम में हमने जो कंडक्टर है उसको रखा हुआ है। इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास जो है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट अगर देखें तो कैपेसिटेंस हमारे पास किसके बराबर आ गया, क्यू अपॉन वी के बराबर आ गया। ठीक है, एसआई यूनिट और जो इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट वो क्या हमारे पास से, वो है फैराड। ठीक है, फैराड हमारे पास से इसकी एसआई यूनिट है। तो यहां से देखें तो कैपेसिटेंस की यूनिट हो गई फैराड, चार्ज की क्या हो गई कूलाम, और पोटेंशियल की क्या हो गई वोल्ट हो गई। ठीक है, तो यहां से क्या कह सकते हैं कूलाम पर वोल्ट। अब ये क्वेश्चन भी जो है काफी बार आया है एग्जाम के अंदर कि 1 फैराड कैपेसिटेंस जो है वो किसके बराबर होगा, 1 फैराड कैपेसिटेंस। तो 1 फैराड कैपेसिटेंस किसके बराबर होगा, ये 1 कब होगा हमारे पास, जब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों 1 हो। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैराड का है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, ठीक है, चार्ज ऑफ 1 कूलम raises its potential by 1 वोल्ट। ठीक है, कि हमारे पास जो चार्ज है पोटेंशियल का वो 1 कूलम हो, और सॉरी पोटेंशियल का नहीं, कैपेसिटेंस का, चार्ज हमारे पास कैपेसिटेंस का कितना हो 1 कूलम हो, और पोटेंशियल कहां तक रेज हो 1 वोल्ट तक हो। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा 1 फैराड कैपेसिटेंस होगा। जो फैराड है बेटा वो अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, हम जो यूज करते हैं कैपेसिटेंस वो माइक्रो फैराड में यूज करते हैं। जैसे कोई फैन वगैरह के ऊपर सेल वगैरह आपने देखे होंगे, कैपेसिटेंस बोलते हैं जिसे हम, तो उनके ऊपर लिखा मिलेगा कि 2 माइक्रो फैराड, 3 माइक्रो फैराड, 2.5 माइक्रो फैराड, 1.5 माइक्रो फैराड। इस प्रकार से जो है ये माइक्रो फैराड में मिलते हैं, क्योंकि 1 फैराड में जो कैपेसिटेंस जो होता है वो बहुत बड़ा कैपेसिटेंस हो जाता है, तो उसको हम यहां यूज नहीं करते इसमें। ठीक है, तो जैसे 1 माइक्रो फैराड अगर ये हमारे पास हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे 1 म्यू एफ के, और ये हमारे पास है 10⁻⁻6 फैराड के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा जो अगर देखें हम 1 नैनो फैराड, और इसको लिखेंगे 1 एन एफ से, ये हमारे पास होता है 10⁻⁹ फैराड के ऊपर इक्वल। एक होता है, अगर इसे हम ऐसे भी बोल देते हैं 1 माइक्रो फैराड। ठीक है, या इसे बोल देते हैं 1 पिको फैराड। तो ये हमारे पास होता है 10⁻⁻12 फैराड के बराबर, और 1 पिको फैराड इसको पीएफ से हम लिखते हैं। ठीक है, चौथा जो हमारे पास है जैसे 1 मिली फैराड, तो 1 एम एफ लिख देते हैं, और ये 10⁻⁻
3 फैराड के बराबर होता है। तो ये जो वैल्यूज हैं हमारी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उनमें बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इसकी सीजीएस यूनिट हमारे पास कौन सी होती है, सीजीएस यूनिट। तो एसआई तो हो गया हमारे पास फैराड, और सीजीएस यूनिट जो होती है उसे बोलते हैं स्टैट फैराड, स्टैट फैराड। और अगर ये पूछ ले कि 1 स्टैट फैराड किसके बराबर होता है तो क्या कहोगे कि 1 स्टैट फैराड इज इक्वल टू 1 स्टैट कूलम, क्योंकि कूलम की जो सीजीएस यूनिट होती है वो कौन सी होती है, स्टैट कूलम होती है। ठीक है, और वोल्ट की क्या हो जाएगी, स्टैट वोल्ट। तो हमारे पास 1 स्टैट फैराड किसके इक्वल होगा, जब 1 स्टैट कूलम चार्ज हो और पोटेंशियल कितना हो हमारे पास से 1 स्टैट वोल्ट हो। अब फैराड और जो स्टैट फैराड है दोनों में क्या रिलेशन है वो देखिए। रिलेशन बिटवीन फैराड एंड स्टैट फैराड, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, यानी 1 फैराड जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है, 1 कूलम डिवाइड बाई 1 वोल्ट। ठीक है, और 1 कूलम के अंदर 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टैट कूलम होते हैं। ये पिछले जो उसमें बता रखा हमने। और 1 वोल्ट जो होता है हमारे पास वो 1/300 स्टैट वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो 1 फैराड आएगा हमारे पास से 9 × 10⁻11 स्टैट फैराड के इक्वल होगा। ठीक है, अब जो हम बात करें कि इसकी और भी यूनिट होती है कुछ, एक बोलते हैं 1 एब फैराड। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, 1 एब कूलम डिवाइड बाई 1 एब वोल्ट। और 1 फैराड जो होता है हमारे पास वो 1/10⁻9 एब फैराड के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं वो आपने ध्यान रखनी है। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखिए। डायमेंशन फॉर्मूला बेटा हरियाणा बोर्ड में 1 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, सीबीएसई में भी जो डायमेंशन फॉर्मूला ये पूछा जाता है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला होगा, जैसे ये आपको बता रहे अभी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है। ये डायमेंशन फॉर्मूले भी बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर। तो यहां देखिए कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला, तो क्या आ गया हमारे पास, सी किसके बराबर हो गया, Q/V के बराबर। अब चार्ज तो हो गया Q और ये हो गया पोटेंशियल। पोटेंशियल किसके बराबर होता है, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब चार्ज का क्या हो जाएगा AT और वर्क डन का M1 L2 और T-2 हो गया। ठीक है, और डिवाइड में यहां पर क्या है AT चार्ज का, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऊपर A और T दोनों का स्केयर हो गया, और नीचे क्या है M1 L2 और T-2, इनको भी आप ऊपर लेके चले जाओ तो किसके बराबर हो जाएगा A2 T-2, ये रहा ऊपर जाएगा तो प्लस, और आपके पास 2 ऑलरेडी था तो क्या हो जाएगा T⁴ हो जाएगी। M ऊपर जाएगा तो -1, L ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या फार्मूला बन गया आपके पास M-1 L-2 T⁴ और A⁴ 2। ये आपके पास कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटेंस को कैसे रिप्रेजेंट करती हैं, तो देखिए सर्किट डायग्राम के अंदर कैपेसिटेंस को 2 पैरेलल लाइन से इस प्रकार से जो है ये रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारे पास सिंपल जो कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, अगर वेरिएबल कैपेसिटेंस हो तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल कैपेसिटेंस होता है तो इसके अंदर से इस प्रकार से क्रॉस लाइन आ जाएगी ऐसे। ये तो होगा हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटेंस।
और ये हो गया हमारे पास से नॉर्मल जो कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर यदि हमने वेरिएबल कैपेसिटेंस यूज करना हो तो दो पैरेलल लाइनें लगाकर ऐसे क्रॉस लगा देंगे, और सिंपली दो पैरेलल लाइनें बराबर लाइनें होनी चाहिए, ये आपकी ध्यान रखना। तो ऐसा लगाएं तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल कैपेसिटेंस हो जाएगा। अब हमारे पास से कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसकी क्या कैपेसिटी हो जाएगी, तो वो देखिए, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल या स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास, तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी। तो हमने क्या किया बेटा कि एक इस प्रकार से जो एक स्फेरिकल कंडक्टर कंसीडर कर लिया। ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, आर रेडियस है, और यहां पर क्या है, क्यू चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, इनसाइड हो या फिर जो सरफेस ऑफ कंडक्टर है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड और सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, v को आप इस साइड ले आओ, ये दूसरी साइड लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में v के बराबर। और क्यू अपॉन v के बराबर किसके इक्वल होता है, c के बराबर, यानी कैपेसिटेंस। तो हमारे पास कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहां से एक कंक्लूजन और निकलता है बेटा, देखिए 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जो एप्सिलॉन नॉट है वो भी कांस्टेंट है। तो जो कैपेसिटी है ना स्फेरिकल कंडक्टर की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारे पास से रेडियस के। ठीक है, यानी जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, जितना कम रेडियस होगा उतना ही कम कैपेसिटेंस होगा। अब अगला अपना टॉपिक है बेटा कि जो कैपेसिटर होता है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो देखिए, कैपेसिटर बताया था मैंने आपको क्या होता है, ए पेयर ऑफ टू अपोजिट चार्ज बॉडी विच इज सेपरेटेड बाई ए स्मॉल गैप एंड हैज एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कैपेसिटर को हम सिंपली बताया था, आपको क्या कहा था कि ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करते हैं। और ये इसको दूसरी सेंस में अगर कहें तो क्या हो गया, टू अपोजिट चार्ज बॉडी हो गई जिसको एक स्मॉल गैप से सेपरेट किया जाता है। वो हमारे पास इस प्रकार से भी होता है, इसको हम स्फेरिकल कैपेसिटर करेंगे। जैसे ये दो प्लेट हमने ले ली इस प्रकार से, ठीक है, अगर इसको स्फेरिकल बॉडी में हम रखेंगे तो ये हमारे पास जो हो गया, दो प्लेट हमने इस प्रकार पैरेलल में ले ली, तो एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो प्लेट ले ली हमारे पास, ठीक है, ए प्लेट और बी प्लेट। पहले हमने क्या किया है कि जो ए प्लेट है उसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, और उसके नजदीक जो एक अनचार्ज जो प्लेट है बी, उसको हम लेके आते हैं पास में। जैसे भी ही हम अनचार्ज प्लेट को हम लेके आते हैं तो इसका जो इनर फेस है, इंडक्शन की वजह से इस फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये देखिए, हम जैसे इसको पास लेके आए तो इनर फेस के ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसके आउटर सरफेस के ऊपर कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो अगेन जो हम इसको और चार्ज दे रहे हैं, जब हम इसको और चार्ज दे रहे हैं तो क्या होगा, यहां पर और ज्यादा चार्ज स्टोर होता रहेगा इसके अंदर। और जैसे ही हम जो हमारे पास बी प्लेट है इस सरफेस को हम ग्राउंड करते हैं तो इसके दूसरे सरफेस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो सारा चार्ज क्या हो जाएगा, वो ग्राउंड चला जाएगा, और इस प्रकार से कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है। देखिए, कंसीडर ए प्लेट ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये बताया पॉजिटिव चार्ज हमने ले ली। व्हेन अनचार्ज प्लेट बी इज ब्रॉट नियर टू प्लेट ए, जो अनचार्ज प्लेट बी है वो हम इस चार्ज बॉडी के पास में लेके आते हैं। तो इंडक्शन प्रोसेस ये होता है हमारा कि जब एक चार्ज बॉडी होती है उसके पास हम एक अनचार्ज बॉडी लेके आते हैं तो अनचार्ज बॉडी के ऊपर भी चार्ज डेवलप हो जाता है। यही प्रोसेस क्या होता है, इंडक्शन का होता है। देन चार्जेज आर इंड्यूस्ड ऑन प्लेट बी, तो बी के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यहां पॉजिटिव है तो इधर कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
द इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्जेस ऑन प्लेट बी इज वेनिस्ड बाय कनेक्टिंग द अर्थ। जैसे ही बॉडी जो बी है इसको हमने कनेक्ट किया तो वो अर्थ के अंदर चले जाएंगे। द नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी रिड्यूस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए। तो जो ए वाला है ना, इसके पोटेंशियल को क्या कर देगी, ये रिड्यूस कर देगी। जैसे ही पोटेंशियल इसका रिड्यूस होगा तो क्या कहेंगे, वो चार्ज इसके अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। दस द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज ऑन प्लेट ए इंक्रीजेज। तो इसके ऊपर जो है चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज हो गए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गए, तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसके ऊपर फिर और चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक जो कैपेसिटर है उसको चार्ज किया जाता है। ये देखिए हमारे पास से जो कैपेसिटर है ये होता है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3.15 MFD माइक्रोफैराड जो है, ठीक है, और ये यहाँ पर कैपेसिटर लिखा हुआ, ठीक है। इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी लिख रखी है 50 हर्ट्ज जो लिख रखी है। यानी ये हमारे पास जो एक कैपेसिटर होता है, इसको यदि हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर दो प्लेट हमें दिखेंगी, एक इस प्रकार से दिखेगी और एक ऐसे प्लेट दिखेगी, ठीक है। और जो बाहर यानी ये हमारी इंटरनल बता दिया आपको, ये इंटरनल इसका स्ट्रक्चर है। और ऐसे ये बाहर का जो सिलेंडर लगा हुआ है इस प्रकार का जो है, ये बाहर वाली जो बॉडी है, ये बॉडी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये आउटर हो जाएगी, ठीक है। और ये दो प्लेट होंगी, एक के ऊपर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और एक के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये जो वायर है हमारे पास, एक इस बॉडी के साथ आउटर बॉडी के साथ अटैच होगी और एक क्या होगी यहाँ पर जो इनर जो बॉडी है उसके साथ अटैच किया जाएगा, इनर जो प्लेट होगी हमारे पास। और जैसे ही हम इसको बैटरी के साथ अटैच करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो बताया कि कैपेसिटर को जो है वो चार्ज करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से करना है। कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें। थैंक यू।